समंदर के किनारे बसे हुए एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब और ईमानदार मछुआरा अपनी माँ के साथ रहा करता था। एक दिन अर्जुन सुबह उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी माँ जोर से खांसने लगी। क्या हुआ माँ? मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि तुम्हें लगातार खांसी आ रही है। तुम ठीक तो हो ना? बेटा, अब मेरे ऊपर बुढ़ापा हावी होने लगा है। बुढ़ापे में खांसी की बीमारी तो आम बात होती है। अर्जुन ने जैसे ही अपनी माँ की कलाई पकड़ी तो उसे बुखार का एहसास हुआ। अरे माँ, तुम्हें तो बुखार भी है। तुम चिंता मत करो, मैं लौटते समय तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन जाल लेकर घर से बाहर निकल गया। अर्जुन समंदर के किनारे बैठकर निराशा में डूब गया और अपने आप से बोला, मैंने माँ से कह तो दिया है कि मैं बाजार से उनके लिए दवाई लेकर आऊंगा, लेकिन मैं दवाई कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। एक काम करता हूँ, धनीराम से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। इस गांव में केवल धनीराम ही है जो लोगों को कर्ज देता है। इतना कहकर अर्जुन सीधा धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। धनीराम गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति था। अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे अर्जुन, तुम मेरी हवेली में? तुम्हारे जैसे गरीबों का मेरी हवेली में कोई काम नहीं। क्या तुम ये बात नहीं जानते? धनीराम जी, मेरी माँ की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही। आप तो जानते हैं कि मैं गांव का सबसे गरीब मछुआरा हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर धनीराम हंस पड़ा। कहाँ से चुकाएगा? मैंने तेरे जाल में तो 1 या 2 से ज्यादा कभी मछलियों को फंसते देखा नहीं है। बस उतनी ही मछलियाँ फंसती हैं जिनसे तेरा और तेरी माँ का पेट भर जाता है। और मैं कर्ज तेरे जैसे भिखारियों को नहीं देता। मैं कर्ज उन्हें देता हूँ जिनमें ब्याज चुकाने की ताकत होती है। तेरी हालत ऐसी है कि तू मेरा कर्ज भी नहीं लौटा सकता। दफा हो जाए यहाँ से। धनीराम ने अर्जुन को अपमानित करके हवेली से बाहर निकाल दिया। अर्जुन टूटे हुए मन से दोबारा समंदर के किनारे पहुंच गया और अपना जाल पानी में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। चलो, कम से कम मेरी माँ को भूखा तो नहीं सुना पड़ेगा। तभी मछली इंसान की आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, ये मछली इंसान की आवाज में बात कैसे कर रही है? कहीं ये कोई राक्षसनी या पिशाचनी तो नहीं है? ना मैं कोई राक्षसी हूँ, ना पिशाचनी। मैं एक मायावी मछली हूँ। सोचो मत, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल मोती दूंगी जिससे तुम अपनी माँ का इलाज कर सकते हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? मैं मायावी मछली हूँ, जिसे देखती हूँ उसका भूतकाल मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम मुझे मोती नहीं भी देती तब भी मैं तुम्हें समंदर में छोड़ देता। अर्जुन ने मछली को समंदर में छोड़ दिया। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अर्जुन के सामने एक नया कीमती मोती प्रकट हो गया। मछली समंदर की लहरों में तैरते तैरते उसकी आंखों के सामने ओझल हो गई। ये तो बहुत ही कीमती मोती है, ये बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। अर्जुन चुपचाप मोती लेकर अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ को वो मोती दिखाकर सारी घटना बता दी। इस बात का जिक्र किसी से मत करना बेटा, और मोती को किसी अच्छी दुकान पर बेचना। ये मोती बहुत कीमती लग रहा है। अब तुम्हारी बीमारी का इलाज मैं किसी अच्छे डॉक्टर से आसानी से करवा सकता हूँ। अगले दिन अर्जुन वो मोती लेकर अपने गांव के सेठ धर्मदास के पास पहुंचा और उसे मोती दिखाया। सेठ धर्मदास, मुझे इस मोती की कीमत कितनी दोगे? सेठ धर्मदास मोती को देखकर चौंक पड़ा। अरे अर्जुन, ये मोती तुझे कहाँ से मिल गई? तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये मोती मुझे कहाँ से मिल गई? बस समझ लो कि ये मोती मेरी है। सेठ धर्मदास के मन में लालच जाग गया। वो मन ही मन बोला, ये मोती तो बहुत कीमती है। इसकी कीमत का अंदाजा इस मूर्ख को नहीं है। इसे थोड़े से पैसे देकर टाल देता हूँ।
सेठ धर्मदास ने कुछ पैसे निकालकर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन उन पैसों को देखकर बोला, मुझे तो लगा था कि ये मोती बहुत कीमती होगी। मैं तुम्हें इसकी इतनी ही कीमत दे सकता हूँ। अर्जुन कुछ देर तक सोच में डूब गया। चलो, मेरे लिए अभी ये थोड़े से पैसे ही बहुत है, क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। इतना कहकर अर्जुन वो मोती सेठ धर्मदास को देकर पैसे लेकर वहाँ से चला गया और अपनी माँ का इलाज करवाने लगा। अगले दिन सेठ धर्मदास वो मोती लेकर धनीराम के पास पहुँचा। धनीराम, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो मोती धनीराम को देता है। ये तो बड़ा ही अद्भुत और कीमती मोती लग रहा है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? सेठ धर्मदास मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये मोती मुझे किसने दिया। किसने दिया? ये मोती मुझे इस गांव के सबसे गरीब मछुआरे अर्जुन ने दिया। धनीराम बुरी तरह चौंक गया। अर्जुन? वही अर्जुन जो कल परसों मेरी हवेली आया था कर्ज मांगने? उसके पास इतना कीमती मोती कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस मूर्ख को बहुत कम पैसे देकर टाल दिया। शहर में ये मोती लाखों में बिकेगी। तुम्हारी तो शहर में अच्छी जान पहचान है, तुम इसे बेच दो और जो भी लाभ होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन उसके मन में लालच भर गया। एक काम करो सेठ धर्मदास, अर्जुन पर नजर रखना। क्या पता उसके पास एक और मोती हो। अगर वो शहर पहुंच गया तो उसे इसकी असली कीमत पता चल जाएगी और वो सबसे अमीर बन जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अब अर्जुन पर नजर रखूंगा। इतना कहकर सेठ धर्मदास वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए। अर्जुन की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक दिन अर्जुन फिर जाल लेकर समंदर के किनारे पहुँचा। जैसे ही उसने जाल फेंका, अगली ही घड़ी उसका जाल भारी हो गया। लगता है आज मेरे जाल में सैकड़ों मछलियाँ फंस गई हैं। जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जाल मोतियों से भरा पड़ा था। ये क्या? मेरे जाल में तो वही मोती फंसे हैं जो उस मछली ने दिए थे। सुनहरी किरणों से चमकते मोती देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। अब मैं इन मोतियों को गांव में नहीं बेचूंगा, इन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा और बहुत धनवान हो जाऊंगा। अर्जुन सारे मोती लेकर घर पहुंचा और अपनी माँ को दिखाया। माँ, आज मेरे जाल में मछलियाँ नहीं फंसी, लेकिन ये कीमती मोती जरूर फंस गए। उसकी माँ की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। उसी समय संयोग से सेठ धर्मदास वहाँ पहुँच गया। अरे अर्जुन, तेरे पास सैकड़ों मोती कहाँ से आ गए? तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये मोती कहाँ से आए? ये मोतियाँ मेरी हैं और अब मैं इन्हें तुम्हें नहीं बेचूंगा। पिछली बार तुमने मुझे बहुत कम कीमत दी थी, मजबूरी में मैंने बेच तो दिया था, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ धर्मदास क्रोध और ईर्ष्या से भर गया और सीधा धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। सेठ धर्मदास क्रोधित होकर धनीराम के पास पहुंचा और उसे सारी घटना बता दी। धनीराम, मैं अर्जुन के पास उसी तरह की मोती देख कर आया हूँ और वो बहुत ज्यादा थे। उनकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। ये सुनकर धनीराम चौंक गया। मुझे इसी बात का तो शक था, जो सही निकला। जब तुमने उसके पास इतने ढेर सारे मोती देखे, तब तुमने उससे छीने क्यों नहीं? पागल हो गए हो? मैं उससे कैसे छीन सकता था? अगर मैं उससे मोती छीनता तो वो शोर मचाने लगता और सब मुझे चोर समझ लेते। कैसे भी करके उन मोतियों को छीनने का उपाय सोचो। धनीराम गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। एक उपाय है मेरे पास। क्यों ना आज रात हम अर्जुन के घर पर डाका डलवाएं और उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दें। इस तरह मोती हमारे पास आ जाएंगे और लोग समझेंगे कि डाकुओं ने अर्जुन के घर पर हमला किया और उसे मार दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ऐसा ही करना सबसे ठीक रहेगा। रात के समय अर्जुन सो रहा था, तभी दो नकाबपोश उसके घर में घुस आए। अर्जुन अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा और उन दोनों नकाबपोश की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम दोनों? दोनों नकाबपोशों ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे उस जगह की ओर बढ़ गए जहां मोतियों से भरी पोटली रखी थी। एक नकाबपोश ने पोटली उठा ली और दोनों वहां से भागने लगे। तभी अर्जुन की माँ की आंख खुल गई। अरे अर्जुन, हमारे घर में क्या हो रहा है? दो डाकू अचानक हमारे घर में घुस आए
और कीमती मोतियों को लेकर भाग गए। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तेरी जान को खतरा हो सकता है। अर्जुन ने माँ की बात नहीं सुनी और दोनों डाकुओं के पीछे दौड़ पड़ा। दोनों डाकू दौड़ते हुए समंदर के किनारे पहुँचे। अर्जुन भी वहाँ आ गया। मेरे मोती मुझे वापस कर दो। दोनों डाकुओं ने अर्जुन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अर्जुन जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया और सीधे धनीराम की हवेली की ओर चले गए। डाकुओं ने मोतियों की पोटली धनीराम को दे दी और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ धर्मदास भी पहुँच गया। देखा मेरी बुद्धि का कमाल, मैंने अपनी चाल चलकर ये मोती अर्जुन से छीन लिए। अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। मेरे आदमियों ने उसे मारकर समंदर में फेंक दिया है। इतना कहकर धनीराम जोर जोर से हंसने लगा। उधर अर्जुन की माँ दौड़ती हुई समंदर के किनारे पहुंची। लहरें जोर जोर से टकरा रही थी। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन बेटा। उसकी नजर जमीन पर पड़े खून पर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। डाकुओं ने मेरे बेटे को मार दिया। उन्होंने उसे समंदर में फेंक दिया। वो वहीं बैठकर देर तक रोती रही। अर्जुन मरा नहीं था। वो बेहोशी की हालत में समंदर में तैर रहा था। उफनती लहरें उसे एक अनजान दिशा की ओर ले जा रही थीं। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन की आंख खुली। वो चौंक कर उठा और अपने चारों ओर देखा। वो एक बेहद सुंदर द्वीप पर था। ये तो बड़ा ही सुंदर द्वीप लग रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। नहीं, ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है। तभी उसकी नजर दूर एक भव्य मोतियों से बने महल पर पड़ी। वो महल पूरी तरह चमकते मोतियों से बना था। उसकी दीवारों से सुनहरी और सफेद किरणें निकल रही थी। गुंबदों पर जड़े मोती सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से तारे उतर आए हों। महल के दरवाजे और खंभे इतने बारीक नक्काशीदार दिखे कि वे किसी स्वप्न लोक का हिस्सा लग रहे थे। अर्जुन काफी देर तक उस मोती महल को देखता रहा। फिर थोड़ा डरते हुए उसकी ओर बढ़ा और महल के भीतर चला गया। अर्जुन जैसे ही मोतियों के महल के भीतर पहुंचा, तभी उसके कानों में एक सुरीली आवाज गूंजी। तो आखिरकार तुम आ ही गए। अर्जुन ने पलट कर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं इस मोती महल की राजकुमारी हूँ। तुम तो मुझे पहले से जानते हो। मोती महल की राजकुमारी? और मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें याद है कुछ समय पहले तुम्हारे जाल में एक मछली फंसी थी? हाँ, और उस मछली ने मनुष्य की आवाज में मुझसे बात की थी। वो मछली मैं ही थी। मैं अक्सर मछली का रूप धारण करके मनुष्यों की दुनिया में जाती हूँ। जो मनुष्य मुझे अच्छा लगता है और जिसका मन लालच से मुक्त होता है, मैं उसकी मदद करती हूँ, जैसे मैंने तुम्हारी की। पहले तुम्हें एक मोती दिया और बाद में तुम्हारा जाल मोतियों से भर दिया। लेकिन डाकुओं को पता चल गया कि मेरे पास कीमती मोती है। वो रात में आए, मोती लूट कर ले गए और मुझे पीटकर समंदर में फेंक दिया। शायद उन्होंने समझा होगा कि मैं मर चुका हूँ। मेरी माँ भी यही सोच रही होगी। तुमने जो देखा वही सच समझा, लेकिन असल में वे डाकू नहीं थे। वे धनीराम के आदमी थे। धनीराम के आदमी? लेकिन धनीराम मुझ पर हमला क्यों करवाएगा? क्योंकि तुमने एक मोती सेठ धर्मदास को बेचा। उसने वो मोती धनीराम को दिया और धनीराम के मन में लालच जाग गया। उसने सेठ धर्मदास से कहा कि वो तुम पर नजर रखे। हाँ, मुझे याद आ गया। जब मैं मोतियों से भरा जाल घर लाया, तब सेठ धर्मदास अचानक मेरे घर आ गया था। उसी ने धनीराम को सब बताया। धनीराम ने योजना बनाकर अपने आदमियों से तुम्हारे घर पर हमला करवाया और मोती लूट लिए। उसने तुम्हें मरवाने की भी सोची, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। धनीराम इतना नीच और गिरा हुआ निकलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें फिर से बहुत सारे मोती दूंगी। तुम सीधे गांव मत जाना, पहले शहर जाना और इन मोतियों को बेचकर बहुत सारा धन लेकर गांव लौटना। तभी तुम अमीर बन पाओगे।
तब सेठ धर्मदास अपने स्वभाव के अनुसार तुमसे पूछने जरूर आएगा कि इतना धन कहाँ से आया। तुम उसे बताना कि ये मोती तुम्हें मोती महल की राजकुमारी ने दिए और उन्हें यहाँ का पता बताना। लेकिन मैं उसे इस द्वीप का पता कैसे बताऊंगा? मुझे खुद भी नहीं पता। जब वो पूछे तुम कहना अपना जहाज समंदर में उतारो और एक मोती हाथ पे पकड़ो। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ेगा मोती रंग बिरंगी रोशनी से चमकदार दिशा दिखाएगा। उसी दिशा में जहाज मोड़ देना, वो सीधे मोती महल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमारी ने अर्जुन को बहुत सारे कीमती मोती दिए। अपनी आंखें बंद करो। अर्जुन ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, उसने खुद को अपने गांव के समंदर किनारे खड़ा पाया। अर्जुन घर नहीं गया, वो सीधे शहर पहुंचा और मोतियों को बेच दिया। उन मोतियों की कीमत उसे करोड़ों में मिली। अर्जुन बहुत सारा धन लेकर गांव लौट आया। बेटा, तुझे देखकर मेरी जान में जान आ गई। मुझे लगा था कि तू अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस बेटे के पास तुम जैसी माँ हो, उससे कुछ कैसे हो सकता है माँ? कुछ ही दिनों में अर्जुन गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी दिखी और वो गांव की कई जमीनों का मालिक बन गया। ये सब देखकर धनीराम भीतर ही भीतर जल उठा। अर्जुन तो मर चुका था ना, ये वापस कैसे आ गया? और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो अमीर बनकर लौटा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। चलो अर्जुन से ही पूछ लेते हैं, वो सीधा इंसान है, हमें जरूर बताएगा कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। अगले दिन धनीराम और सेठ धर्मदास अर्जुन के पास पहुँचे और उससे मीठी मीठी बातें करने लगे। अब तो तुम हमारे बराबरी के हो गए हो। बताइए, आप यहाँ किस काम से आए हैं? धनीराम ने सेठ धर्मदास की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर अर्जुन से बोला, देखो अर्जुन, गांव में अफवाह फैली थी कि तुम्हें डाकुओं ने मार डाला, फिर तुम बचकर कैसे आ गए और उसके बाद अचानक इतने धनवान कैसे बन गए? सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हम बराबरी के हो गए हैं, तो मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने वही बात उन्हें बताई जो मोती महल की राजकुमारी ने बताने के लिए कही थी। क्या सच में समंदर के बीच किसी द्वीप पर मोती महल है और वहाँ उसकी राजकुमारी रहती है और उसी ने तुम्हें ये मोती दिए? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर विश्वास नहीं होता तो आप जाकर देख सकते हैं। धनीराम और सेठ धर्मदास तुरंत अर्जुन की हवेली से निकल पड़े। उन्होंने एक जहाज तैयार किया और अपने पास रखे मोती के सहारे समंदर में निकल गए। कुछ दिनों बाद मोती चमकने लगा और रंग बिरंगी किरणों से रास्ता दिखने लगा। वे उसी दिशा में जहाज मोड़ते रहे और अंत में मोतियों के द्वीप पर पहुंच गए, जहां विशाल मोती महल खड़ा दिखा। इसका मतलब अर्जुन सच बोल रहा था। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी आंखों के सामने ऐसा अद्भुत मोती महल है। चलो अंदर चलते हैं। धनीराम और सेठ धर्मदास महल के भीतर पहुँचे। तभी मोती महल की राजकुमारी वहाँ आ गई। तुम ही इस मोती महल की राजकुमारी हो? हाँ, मैं वही हूँ। तो फिर हमें भी अर्जुन की तरह ढेर सारे मोती दे दो, बल्कि उससे भी ज्यादा मोती दे दो। अगले ही पल राजकुमारी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और धनीराम और सेठ धर्मदास एक पिंजरे में बंद हो गए। ये तुम क्या कर रही हो? अर्जुन तुम्हारे बारे में सब जान चुका था। तुम दोनों ने ही उसके घर पर मोती लुटवाए थे और उसे मारने की भी कोशिश की थी। उसने तुम्हें जानबूझकर यहाँ तक पहुँचाया। क्या? तुम्हारे लालच ने तुम्हें फंसा दिया। तुमने अर्जुन से वो मोती छीनने की कोशिश की जो तुम्हारे थे ही नहीं। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तुम हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहोगे। हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम्हारा अंजाम यही होना चाहिए। इतना कहकर मोती महल की राजकुमारी वहाँ से चली गई। यहीं पर उनकी लालच भरी कहानी समाप्त हो गई और न्याय पूरा हो गया।